और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा पाकिस्तान से लौटी अंजू के दूसरे पति नसरुल्लाह की भी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से पहले उनके एक समर्थक ने अपना मुंह काला कर लिया। साथ ही बीजेपी से भी अपने वादे पूरे करने का मुद्दा उठाया। इससे पहले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बावजूद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने अपना मुंह काला करने का वादा दोहराया था। दरअसल उन्होंने राज्य में बीजेपी की काफी कम सीटें आने का दावा किया था और कहा था कि अगर बीजेपी की 50 सीटें भी आ जाती हैं तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। लेकिन अब जबकि ये आंकड़ा 3 गुना के पार पहुंच गया तो फूल सिंह बरैया ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम हैं और गुरुवार को राजभवन के सामने दोपहर 2 बजे अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। फूल सिंह बरैया दतिया जिले की भांडेर सीट से चुनाव जीत गए थे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर विधानसभा सीट से जीतने वाले बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक वीडियो में तो वो डांस करते दिखे तो दूसरे में वो भावुक नजर आए। कहा जा रहा है कि वीडियो चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद के हैं। इस दौरान वो गाड़ी पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते दिखे। वहीं इसके बाद जीत की खुशी में वो अपने बड़े भाई राजेंद्र सिंह के गले लगकर भावुक भी हुए और उनकी आंखों से आंसू भी छलके। पाकिस्तान में शादी करने वाली अंजू के बाद अब स्वदेश लौटने के बाद उसके दूसरे पति नसरुल्लाह ने भारत आने की बात कही। नसरुल्लाह ने कहा कि वो परेशान है, अंजू के बगैर रहना मुश्किल है। नसरुल्लाह के मुताबिक वो सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत आएगा। अंजू हाल में अपने बच्चों से मिलने के लिए स्वदेश आई है। उससे हरियाणा के झज्जर में सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ भी की थी, पर उसके बाद से अंजू मीडिया के सामने नजर नहीं आई। भारत के गरबा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। बोत्सवाना में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये ऐलान हुआ। यूनेस्को के इस फैसले पर भारत में खुशी की लहर है। केंद्र से लेकर गुजरात सरकार तक ने इसे देश के लिए एक खास मौका बताया। बैंकों में शनिवार को छुट्टी के मामले पर सरकार ने संसद में जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में एक लिखित में बताया कि उसे बैंकों में 5 दिन काम का प्रस्ताव मिला है। ये प्रस्ताव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दिया है। हालांकि अभी बैंकों की यूनियन और आईबीए के बीच हुए एक समझौते के तहत साल 2015 से हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक छुट्टी होती है। वैसे सरकार के जवाब में ये बात साफ नहीं हुई कि बैंकों में आगे से हर शनिवार को छुट्टी होगी या नहीं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल से जुड़ी है। कोरोना काल के बाद देश में और खास करके युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल सुरक्षित रहे इसलिए डॉक्टर लाइफस्टाइल बेहतर करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नई स्टडी सामने आई है जो दावा करती है कि दफ्तर में या वर्क प्लेस पर अगर माहौल खुशनुमा है तो दिल जवान रह सकता है। यानी कि दफ्तर में तनाव कम से कम हो तो दिल की राह आसान हो सकती है। ये स्टडी दिल के लिए बहुत काम की है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। देखिए तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर है नहीं। मौज मस्ती का माहौल है। एक लड़का दोस्तों के साथ डांस कर रहा है। भला कौन सोच सकता है कि अगले ही पल वो अचेत होकर गिरेगा और हार्ट अटैक से उसकी जान चली जाएगी। ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं जब शादियों में डांस करते, खेलते या एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आने से किसी की जान चली गई। कोरोना काल के बाद ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं और चिंता की बात यह है कि इसमें युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। एक अमेरिकी रिसर्च जर्नल के अनुसार भारत में 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। माना जाता है कि तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक के केसेस की वजह युवाओं की खराब लाइफस्टाइल और दिलो दिमाग पर बढ़ता दबाव है। यानी तनाव घर का हो या दफ्तर का, दिल के लिए ठीक नहीं। इसलिए निजी जिंदगी के अलावा काम की जगह का माहौल भी अच्छा होना जरूरी है।
एक नई स्टडी में भी दावा किया गया है कि अगर दफ्तर का माहौल खुशनुमा है तो वहाँ काम करने वालों का दिल ज्यादा जवान रहता है। क्योंकि मामला दिल का है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाए जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हार्वर्ड और पेन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया है। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के 1000 वर्कर्स पर रिसर्च की जो उनके कामकाज के माहौल और उनके दिल की सेहत से जुड़ी थी। और पाया गया कि जिन लोगों के ऑफिस में खुशनुमा और लचीला माहौल था, उनके दिल भी दुरुस्त थे। बेहतर वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों का दिल उनकी उम्र से तुलना में 5 साल 3 महीने से लेकर 10 साल तक जवान पाया गया। इस रिसर्च के दौरान दिल के मरीजों को जब दफ्तर में बेहतर माहौल दिया गया तो उनकी सेहत में तेजी से सुधार भी देखा गया। 45 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के दिल की सेहत उनके काम के माहौल के साथ ऊपर नीचे होती देखी गई। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काम के माहौल का असर दिल पर ज्यादा पड़ता है। और अगर दफ्तर का माहौल अच्छा नहीं तो कीमत दिल को चुकानी पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी दिल की बीमारी को समझने का नया नजरिया देती है। अभी तक सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग को दिल की बीमारियों की वजह माना जाता रहा है, पर यह स्टडी बताती है कि दिल का कनेक्शन दफ्तर के माहौल से भी है। इसके अलावा काम के साथ निजी जिंदगी का संतुलन भी अहम है। स्टडी में दावा किया गया है कि दिल के लिए दफ्तर का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जब दफ्तर की वजह से परिवार और परिवार की वजह से दफ्तर में बाधा न आए तो ऐसे वर्क प्लेस को फ्लेक्सिबल कहा जा सकता है। वहीं ऐसा दफ्तर भी फ्लेक्सिबल है जहां हेल्थ प्रॉब्लम या दूसरी वजहों से छुट्टी लेने में आसानी हो, साथ ही माहौल भी खुशनुमा हो। दिलचस्प बात यह है कि दफ्तर अगर फ्लेक्सिबल यानी लचीला है तो इसका प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि ऐसे माहौल में अनुशासन की कमी होगी तो असर काम पर पड़ेगा, लेकिन इसके ठीक उलट स्टडी में दावा किया गया है कि हल्के फुल्के माहौल वाला वर्क प्लेस वर्कर्स की सेहत के साथ साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी फायदेमंद है। ये तो हुई दफ्तर में खुशनुमा माहौल से होने वाले फायदे की बात। अब जरा खराब माहौल का दुष्प्रभाव भी समझ लीजिए। अमेरिका में हुई एक स्टडी बताती है किसी के वर्क प्लेस का माहौल टॉक्सिक यानी बेहद खराब हो तो असमय मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। वहाँ काम करने वाले लोग हेल्दी वर्क प्लेस रिलेशनशिप वालों के मुकाबले 2 गुना बीमार पड़ते हैं। यानी वर्कर्स की सेहत तो खराब होती ही है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। शायद इसलिए कोरोना काल के बाद कंपनी और वर्कर्स दोनों काम की जगह पर बेहतर माहौल की अहमियत को समझने लगे हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि भारत के लोग भी नौकरी के मामले में सैलरी और ओहदे की बजाय दफ्तर के माहौल और अपनी संतुष्टि को तरजीह देने लगे हैं। यानी पैसा 10 से 15% कम भी हो तो चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। काम की जगह और काम से रिश्ता अच्छा कैसे बने, ये समझना भी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि अपने पसंद का काम किया जाए। अगर ऐसा न हो पाए तो अपनी पसंद की चीज को हॉबी के तौर पर जरूर जारी रखें। वर्क प्लेस पर अच्छे दोस्त बनाएं। काम की अपनी शिफ्ट के बाद पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। जिंदगी के हर पहलू को नौकरी से जोड़कर न देखें। नौकरी के बाद अपने और परिवार के लिए वक्त जरूर निकालें। अगर आपका दिल खुश है तो दफ्तर का काम बोझिल नहीं लगेगा और आप दफ्तर के माहौल को अच्छा रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। मौजूदा माहौल में दिल को लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑफिस का बढ़िया माहौल कैसे हमारे दिल को प्रभावित कर सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर आरुषि दीवान से। वर्क लाइफ स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो इंसान के काम में प्रेशर्स और डिमांड्स इंक्रीज होने के साथ बढ़ जाता है। वर्क लाइफ स्ट्रेस के और भी बहुत कारण होते हैं, जैसा काम पे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होना अपने कोलीग से, अपने सुपीरियर से, डिजायर्ड रिजल्ट्स, अप्रिसिएशन, प्रमोशंस ना मिलना,
जब इंसान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा होता है, बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहा होता है, तब वो वर्क लाइफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम समय अपने ऑफिस में बिताते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट होने के लिए हम सबको अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत है एज अ डेली हैबिट। बाय एम्पैथी आई मीन हम अपने आप को दूसरे इंसान के शूज में डाल के उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएं, ये बहुत जरूरी है। अपने कोलीग्स की बात बिना जजमेंट के सुनना, बिना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुए सुनना, एक्सेप्ट करना उनका पर्सपेक्टिव, उनके ओपिनियंस, एक हेल्दी वर्क रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वर्क लाइफ स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, जिसके लिए हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम सबको अपने काम, वर्किंग आवर्स के बाद, अपने काम के बाद अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए जिसमें हम रिलैक्सेशन और वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, एक शेड्यूल बनाना ताकि आप अपने टाइम को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं। ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने किया फोन, तो तेलंगाना में गुरुवार को कांग्रेस के रेवंत रेड्डी लेंगे सीएम पद की शपथ। आइए सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश हो गए। इनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। वैसे बहस के बाद ये बिल लोकसभा से पास कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े बिलों पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को लेकर ब्लंडर भी किया। शाह के मुताबिक अगर नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। हालांकि शाह के इस हमले को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में दिए अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इससे कई लोग आहत हुए, ऐसे में वो अपना ये बयान वापस लेते हैं। वैसे सेंथिल का ये बयान संसद की कार्यवाही से भी हटा दिया गया है। यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अलग से होगी। दरअसल यूपी में 2017 के बाद से हुए एनकाउंटर समेत कुछ याचिकाएं दाखिल हुई हैं। साथ ही अतीक के मामले को भी अदालत में उठाया गया है, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने अतीक केस की अलग अलग सुनवाई की वकालत की। ऐसे में अब अदालत अतीक मामले की सुनवाई बाकी केसों से अलग करेगी। सऊदी अरब गए झारखंड के 45 मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें मजदूरों ने सरकार से उन्हें स्वदेश लाने की गुहार लगाई। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम के बदले कंपनी की ओर से 5 महीने से मजदूरी नहीं दी गई। इससे उनके सामने खाने पीने का संकट भी उभर आया है। दिल्ली के स्कूलों में इस बार सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ 6 दिनों की होंगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक दिल्ली के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित किया गया है। नवंबर महीने में प्रदूषण के चलते विंटर वेकेशन की काफी छुट्टियां पहले ही एडजस्ट हो चुकी थीं। हालांकि इन छुट्टियों से पहले और आखिर में 2 रविवार हैं, लिहाजा 2 दिन और इन छुट्टियों में जुड़ेंगे। इस तरह राजधानी में स्कूल 31 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। संकेत है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर राज्यों में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी SC, ST और महिला चेहरे पर दांव लगा सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना टेढ़ा काम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लिए और उसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष महोदय को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा है। क्या आगे जो खबरें आ रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कुछ ऐसी बातचीत हुई है? अलग बताइए। नतीजों के बाद 3 दिन गुजर गए, लेकिन बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहा मंथन चलता ही जा रहा है।
पिछले 10 वर्षों में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी ने ऐसी माथापच्ची शायद ही कभी हुई हो। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। बुधवार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बार फिर से मिले। ऐसी मैराथन बैठकों का मतलब साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाना चाहता है। नामों पर कयासबाजी है। हाँ, आसार है कि 2024 के आम चुनावों को देखते हुए ही तीनों राज्यों में पुराने चेहरों को बदला जा सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। मेरा काम है इस समय 29 की 29 सीटें जीतना। भारतीय जनता पार्टी जीते, हम सबके साथ मिलके उस अभियान में मैं लगाऊं। विधायक भी हो सकता है सीएम, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। एक और मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन है, दूसरी ओर राज्यों में सरकार बनाने की तैयारी भी चल रही है। तीनों राज्यों में बीजेपी के जिन सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उनमें से ज्यादातर ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया और चर्चा ये है कि बाबा बालकनाथ इस्तीफा देंगे, यानी इनकी भूमिका अब राज्य सरकार में हो सकती है। क्या इसमें कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये लाख टके का सवाल है। आपका भी नाम कुछ लोग? ना, मेरा नहीं। मैं तो अब आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, 72 इयर्स का हो गया और मैं तो कहीं मेरी तरफ से लाइन में नहीं। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक ने भी इस्तीफा दे दिया है। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। अभी तो पार्टी का धन्यवाद मैंने किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य चुना गया हूँ, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को हमने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है और मैं पार्टी के प्रति अपना हाल रखूँ। मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, तो देर बाद अभी मंत्री पद से तो क्या आगे जो खबरें आ रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कुछ ऐसी बातचीत हुई है? प्रहलाद पटेल जी छत्तीसगढ़ से विधायक बने लोकसभा सांसद अरुण साव और गोमती साय ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। रेणुका सिंह भी इस्तीफा देने वाली है। चेहरा बदलने की चर्चा छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। विधानसभा सदस्य के रूप में जनता की सेवा करने का काम है। नई चर्चाएं हैं आपको कि आपको बागडोर संभाली जा सकती है प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर, आपका नाम भी चाहिए? देखिए, मैं किसी होड़ में नहीं हूँ, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, वो निभाया और सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम पर बीजेपी की उलझन 2024 की रणनीति से जुड़ी हुई है। इसी वजह से बीजेपी ने शिवराज, वसुंधरा या रमण सिंह की बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अब चुनाव में जीत के बाद ऐसे चेहरे पर दांव लगाने की चर्चा है जो 2024 की जीत में योगदान दे। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व का फोकस ओबीसी, आदिवासी, दलित और महिला फैक्टर्स पर होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भी इसी आधार पर लिया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार भी चेहरा सभी को चौंका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी लगातार जारी है। बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 358 अंकों पर उछला, ये 69,654 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 83 अंकों की उछाल रही, ये 20,938 के अपने नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे, चांदी भी टूटी। सोना 400 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,850 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में भी 400 रुपए की गिरावट आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 78,100 रुपए पर पहुंची। उद्योगपति गौतम अडानी की कुल संपत्ति 24 घंटे में $12 अरब से ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 7 पायदान की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में आई भारी बढ़त के कारण उनकी नेटवर्थ में ये इजाफा हुआ।
पेटीएम अब 50,000 से ज्यादा का लोन भी देगी। कंपनी के मुताबिक इसके लिए वो बड़े बैंकों और NBFCs के साथ मिलकर बड़े साइज के पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन ऑफर करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कंपनी 50,000 से कम के लोन को लेकर थोड़ी एहतियात भी बरतेगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अब रैपिड रेल गाजियाबाद से भी आगे जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। यूपी सरकार ने गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक के नए रूट को मंजूरी दे दी है। इस RRTS कॉरिडोर के बनने पर गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट महज 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अब गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाना आसान होगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक बनने जा रही RRTS कॉरिडोर अब जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। यूपी सरकार ने कॉरिडोर के इस विस्तार को मंजूरी दे दी है। रैपिड रेल के जिस नए रूट को मंजूरी दी गई है वो गाजियाबाद से शुरू होकर नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा और इस नए रूट में करीब 12 स्टेशन होंगे। गाजियाबाद दक्षिण, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2, नॉलेज पार्क 5, सूरजपुर, परी चौक, इकोटेक 6, दनकौर, यीडा नॉर्थ सेक्टर 18, यीडा सेंट्रल सेक्टर 21-35, जेवर एयरपोर्ट। माना जा रहा है कि 2031 तक इस रूट पर रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। ये रूट 72 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में गाजियाबाद से इकोटेक 6 तक का काम पूरा होगा। इसकी लंबाई करीब 37 किलोमीटर है। दूसरे फेज में इकोटेक 6 से जेवर एयरपोर्ट तक का काम पूरा किया जाएगा। ये रूट करीब 35 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना पर तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का विस्तार जेवर एयरपोर्ट तक होने से दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी भी कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब IGI एयरपोर्ट से नोएडा एयरपोर्ट तक महज 79 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। वहीं मेरठ से नोएडा एयरपोर्ट 85 मिनट में, सरायकालिखा से नोएडा एयरपोर्ट 69 मिनट में और गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट महज 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में रैपिड रेल भी एक अहम हिस्सा है। इसी साल अक्टूबर में उन्होंने साहिबाबाद से दोहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और अब जल्द ही गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा के लोगों को भी एक सौगात मिलने जा रही है, जिससे दिल्ली वासियों को भी बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सबसे सुरक्षित शहर की। देश में अपराध से जुड़े आंकड़े जारी करने वाली संस्था NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता को लगातार तीसरे साल देश का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। NCRB ने प्रति लाख आबादी पर सबसे कम अपराध के हिसाब से कोलकाता को 19 महानगरों में देश का सबसे सुरक्षित शहर माना है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर कुल 86.5 अपराध दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुणे में प्रति लाख आबादी पर 280.7 और तीसरे नंबर पर हैदराबाद में 299.2 केस दर्ज किए गए। कोलकाता ने पिछले वर्षों के मुकाबले साल 2022 के रिकॉर्ड को बेहतर किया है। 2021 में प्रति लाख आबादी पर 103.5 अपराध हुए थे, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 129.5 था। कोलकाता में साल 2016 के बाद से ही अपराध की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2016 में अपराध का आंकड़ा 159.6 था। NCRB ने 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 19 महानगरों में अपराध के आंकड़ों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि कोलकाता में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़े हैं। जहां 2021 में 1,783 मामले थे, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर 1,890 हो गए। 2022 में कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 27.1 रहा, जो कि कोयम्बटूर के 12.9 और चेन्नई के 17.1 से ज्यादा है। कोलकाता में हिंसक अपराध की घटनाओं में भी कमी देखी गई है। साल 2021 में 45 मर्डर केस सामने आए थे, जबकि 2022 में 34 मर्डर केस दर्ज हुए। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में साल 2022 में बलात्कार के 11 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2021 में भी इतने ही थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु में दर्ज हुए। कोलकाता को देश के सबसे सुरक्षित शहर का तमगा मिलने पर हमने कोलकाता के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आया है वो कह रहा है कोलकाता इज अ सेफेस्ट सिटी
क्या लगता है आपको, इसको मानते हैं? क्या बखूबी आप ये समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वैसे ही है काबिल तारीफ? I don't think so. कोलकाता कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट सिटी, क्योंकि अभी भी हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, वो ऑटो ड्राइवर्स हो या फिर बस ड्राइवर्स। वे पीपल स्टेयर एट अस एज इफ दे कैन सी थ्रू आवर क्लोथ्स। ओके, मैं जरा ये स्पष्ट कर लूं कि ये शायद आप महिला होने के नाते कह रही कि आप अभी भी उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है ना? यस। किस कारण से? Simply the people, the way they stare, it shows what their intentions can be if they got someone in a private space. This is it. And the clothes we wear, हम कुछ भी क्लोथ्स हम ऐसे नहीं पहन सकते. We need to think कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मुझे ऐसे घूरा जाएगा, आज मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ इसलिए. कोलकाता की राजनीति की वजह से वी कैन से लाइक इट्स अ सेफेस्ट सिटी, वी कैन से लाइक, बट ओवर हियर लाइक अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओ, नॉर्थ बंगाल की तरफ जाओ, कुछ दिन पहले कुछ रेप हुआ है, ठीक है, रेप होके गिरा के रख दिया है, कोई न्यूज ही नहीं आया हुआ है, ठीक है, न्यूज यहाँ पे होता नहीं है स्पेसिफिकली, और जो यहाँ पे न्यूज होता है दिल्ली मुंबई में रेप हो रहा है, बस में रेप हो चुका है, वो सब न्यूज में आता है. न्यूज इसका जरिया नहीं है, दरअसल जरिया है FIR का, FIR दर्ज, पुलिसी कार्रवाई. हाँ, FIR होता ही नहीं है. आप सभी का कहना है और मानना है कि अमूमन कोलकाता शहर में आते जाते वक्त देखते हो खुद के साथ या फिर लोगों के साथ क्राइम बढ़ रहा है, हो रहा है, लेकिन दर्ज नहीं हो रहा है. नॉट अबाउट वुमेन और मेन, इट्स अबाउट इन जनरल. पंचायतों को डिजिटलाइज्ड करने का असर दिखने लगा है. जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल का लीड. CPR यानी कार्डियो प्लमोनरी रेसिस्टेशन तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. दरअसल युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके तहत अब लाखों लोगों को CPR टेक्निक सिखाई जाएगी. इसके तहत मरीजों को बचाने के लिए 20 लाख लोगों को जिम, स्कूलों और कॉलेजों में CPR तकनीक को लेकर टिप्स दिए जाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हार्ट अटैक के दौरान अगर मरीज के आसपास कोई CPR तकनीक में ट्रेंड व्यक्ति होगा तो वो उसकी जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकता है. भारत सरकार ने धोखाधड़ी करने वाली फाइनेंशियल ऐप पर कार्रवाई शुरू कर दी. IT मंत्रालय ने करीब 100 चीनी वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक कर दिया. इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की थी. आरोप है कि घर बैठे जॉब, घर बैठे कमाई कैसे करें, इस तरह के विज्ञापन गूगल और मेटा पर दिए जाते थे. फिर क्लिक करने पर लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ले जाया जाता था, जहां उन्हें झांसा देकर पैसे ऐंठे जाते थे. देश में पंचायतों के डिजिटलीकरण का असर दिखने लगा है. अब तक करीब 2.5 लाख पंचायतों ने मौजूदा वित्त वर्ष के विकास योजनाएं तैयार और वेबसाइट पर अपलोड कर दी. ये जानकारी केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी. सरकार ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत एक एप्लीकेशन ऑडिट ऑनलाइन शुरू किया है. इसके जरिए पंचायत के खातों के ऑनलाइन ऑडिट में भी आसानी होती है. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना के लिए अर्चकों यानी कि पुजारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है. इसमें करीब 20 पुजारी हैं जिन्हें रामानंदीय परंपरा से ये ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे पहले पुजारियों के लिए 3300 आवेदन आए थे, उसमें से करीब 200 को चुना गया. फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में 24 आचार्य चुने गए. हालांकि इनमें से कुछ स्वेच्छा से ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. वैसे जो ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं वो सभी अगले 6 महीने तक अयोध्या में ही रहकर रामानंद संप्रदाय से रामलला की पूजा, भोग, आरती, मंत्र और सभी नियमों का परीक्षण लेंगे. तो यहाँ पर निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे पंडितों का प्रशिक्षण यहाँ पर होता रहे. चाहे राम जी के मंदिर की बात हो, चाहे अन्य मंदिरों की बात हो, जहाँ पर अधीत विद्वान और संस्कार संपन्न अर्चक होते हैं, पुजारी होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान की सेवा उत्तम रीति से होती है. इसलिए हम तो चाहेंगे कि अन्य रूप से रहे, लेकिन अभी जो हमारा यह प्रकल्प है यह 6 महीनों के लिए. विश्व का आदर्श एक जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है, सबके लिए आदर्श होगा. वहां तो कोई भी यदि वहां का अर्चक है तो सीधे ही केवल यदि उसे शास्त्रों का ज्ञान है तो जाकर के ही पूजा न करेगा. तो जो लोग परंपराओं से मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, ऐसे विद्वान आचार्यों के संरक्षण में उसे सारी क्रियाएं पहले यहाँ पर करा ली जाएंगी
और उनमें जो योग्य लोग होंगे, कुछ लोगों का चयन करके उन्हें अर्चक के रूप में मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।